इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार बिजनेस स्टडीज़ 11th क्लास पार्ट नंबर 8 पर हम आते हैं और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाक द्वारा व्यापार के लक्षण। और डाक द्वारा व्यापार के लक्षणों में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, यह व्यापार थोड़ी पूंजी से भी किया जा सकता है। द बिजनेस में भी स्टार्टेड विद द लेस अमाउंट ऑफ द कैपिटल। देखें, डाक द्वारा व्यापार में हमने क्या कहा कि हमने एक विज्ञापन किया और विज्ञापन को देख करके ग्राहक ने हमको ऑर्डर दे दिया। अब जब इस तरीके से डाक के द्वारा, एक पत्र के द्वारा हमें ऑर्डर आ जाता है, ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आता, तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि हमारे को ना दुकान खोलने की आवश्यकता है, ना सामान रखने की आवश्यकता है, ना बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है, ना अलमारियाँ रखने की आवश्यकता है, ना कर्मचारी रखने की आवश्यकता। जब किसी का ऑर्डर आया तब हमने सामान इधर उधर से इकट्ठा किया, पैक किया और भिजवा दिया। इसका मतलब तभी हमें आवश्यकता पड़े। कई बार तो जो सामान मंगवाने वाले ग्राहक होते हैं वो हमको ऑर्डर के साथ में पैसा भी एडवांस में भेज देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ थोड़ी सी पूंजी से ही हमारा काम चल जाता है। सेकंड पॉइंट है, इसमें दुकान की स्थिति का कोई विशेष महत्व नहीं होता कि हमारी दुकान शहर में है, गांव में है, दुकान भी कि नहीं है, घर से ही हम व्यापार कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ लोकेशन ऑफ ए शॉप। थर्ड पॉइंट है, इसमें वस्तु का स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड टू कीप स्टॉक ऑफ द गुड्स। अभी हमने पढ़ा कि हमारे को सामान भी रखने की आवश्यकता नहीं है, हमने केवल विज्ञापन दे दिया। जब ऑर्डर हमारे को आएगा उस टाइम पर हम जाएंगे, अलग अलग दुकानों से सामान इकट्ठा करेंगे, तो पहले सामान भी रखने की आवश्यकता नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है, इसका आधार प्रभावशाली विज्ञापन, इट्स बेस इज एन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। ये हमारा बिजनेस तब अच्छा चलता है जब हम बहुत ज़बरदस्त विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन इतना अच्छा होना चाहिए कि इससे प्रभावित होकर तुरंत ग्राहक जो है हमको ऑर्डर दे ही दे। अगर विज्ञापन हम नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम नहीं चलेगा, और मालूम नहीं चलेगा तो ऑर्डर नहीं आएगा और हमारा व्यापार नहीं चलेगा। अगला, इस विधि से व्यापार में वीपीपी पद्धति को अपनाया जाता है, वैल्यू पेएबल पार्सल, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पार्सल के द्वारा सामान हमारे घर पहुंचता है और हमारे को उसको पैसे देने हैं डाकिए को, उसके बाद ही हमारे को सामान जो है वो मिलता है। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया, इस विधि में उत्पादक और उपभोक्ता का प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर कम इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन ईच अदर। यहाँ पर प्रत्यक्ष कांटेक्ट हमारा बनता है, डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा बनता है। कारण ये होता है कि हम लगातार पत्र व्यवहार के द्वारा एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस दुकानदार को ये मालूम होता है कि ये व्यक्ति मुझसे सामान मंगवाता है, व्यापारी, तो संपर्क हमारा स्थापित होता है। सेवन्थ पॉइंट, इस विधि में उपभोक्ता मध्यस्थों के शोषण से बच जाते हैं। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मिडल मैंस करप्शन। अब यहाँ पर बीच में मध्यस्थ होते नहीं, थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी नहीं, हम सीधा ही उत्पादक से सामान मंगवा रहे हैं, इसलिए हमारे को सामान सस्ता भी पड़ता है। मिलावट भी नहीं कर पाते बीच के दुकानदार सामान में। आठवां पॉइंट है, यह व्यापार टिकाऊ वस्तुओं के लिए, प्रमाणिक स्टैंडर्ड की वस्तुओं के लिए, चिन्हित कोई विशेष साइन वाली वस्तुओं के लिए, श्रेणीबद्ध वस्तुओं के लिए, अलग कैटेगरी की वस्तुओं के लिए किया जाता है। सूटेबल फॉर द ड्यूरेबल क्लासिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ओनली। बाकी आम वस्तुओं के लिए ये मेथड सूट नहीं करता है। विधि आपको मैंने समझा दी। अगला टॉपिक है विधि के बारे में, कि हम पत्र व्यवहार के द्वारा एक दूसरे से हम पूछते हैं कि हम आपको कितना डिस्काउंट देंगे, आप हमें कितना डिस्काउंट देंगे, हम इतनी वस्तुएं मंगवाने हैं, कितने टाइम में पहुंच जाएगा। ये सारी बातें तय हो गई पत्र व्यवहार के माध्यम से। फिर पत्र व्यवहार के माध्यम से हमने ऑर्डर दिया, पत्र व्यवहार के माध्यम से उनको हमने पैसा भी भेजा, और पत्र व्यवहार के डाक के द्वारा ही हमारी वस्तुएं हमारे घर आ जाती हैं और हम डाकिए को पैसा दे देते हैं। तो ये सारी विधि इसमें आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला है, डाक द्वारा व्यापार के लाभ क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, तो आते हैं जल्दी से। इसके लाभों को दो भागों में बांटा गया कि ग्राहकों को क्या लाभ हो सकते हैं और फिर विक्रेता को क्या लाभ हो सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जो ग्राहक हैं उनको क्या लाभ होते हैं। पहला पॉइंट दिया गया, घर पर सुपुर्दगी, होम डिलीवरी ऑफ द गुड्स। घर बैठे ही हमने ऑर्डर दिया पत्र व्यवहार के द्वारा, घर बैठे ही हमें वस्तु मिल जाती है। दूसरा है, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स डिमांड। जो वस्तुएं हमारे को अपने आसपास बाजार या दुकानों में नहीं मिल पाती, वो डाक के द्वारा हम अपने घर पर मंगवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, सस्ती वस्तुएं, चीप गुड्स। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, हर विक्रेता जो है अपनी वस्तु का मूल्य कम करना चाहता है, जिसका लाभ जो होता है वो ग्राहकों को हो जाता है, सस्ती वस्तुएं उनको मिल जाती हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि बीच में से मिडल मैन, मध्यस्थ, थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी भी हट जाते हैं। चौथा पॉइंट है, धन की व्यवस्था सुलभ, कैन इजीली अरेंज फॉर द कैश। इसका मतलब ये होता है कि डाक, आज हमने पत्र लिखा किसी व्यापारी को, तो 4-5 दिन या हफ्ता भर लग जाएगा पत्र पहुंचने में, हफ्ता भर लग जाएगा पत्र का जवाब आने में या सामान को आने में।
2-4 दिन व्यापारी सामान को लेने में, पैक करने में, पार्सल करवाने में लगा देता है। तो कहने का मतलब हमारे पास 15-20 दिन का समय होता है। जिस दिन हमने ऑर्डर भेजा उसके बाद 15-20 दिन का समय होता है कि इतने दिन में हमारे पास सामान पहुंचेगा या पार्सल पहुंचेगा। और जब सामान आएगा तब फिर हमारे को डाकियों को पैसे देने होंगे। तो पैसों का इंतज़ाम करने के लिए हमारे को काफ़ी समय मिल जाता है। अगला पॉइंट यह कि बाज़ार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू गो टू द मार्केट। सीधा ही हम लोग अपने घर से ही ऑर्डर दे के घर पे ही सामान, डाकिए घर पे सामान पहुंचा जाता है। प्रमाणित या स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स यहाँ पर हमारे पास होती हैं। जो वस्तुएं हम मंगवाते हैं स्टैंडर्ड की होंगी। अगला दिया गया स्टॉक रखने की यहाँ पर हमारे को आवश्यकता नहीं होती। नो नीड टू कीप द स्टॉक। ग्राहक भी स्टॉक नहीं रखता, उसको मालूम है कि भाई इतने टाइम के अंदर इतना 15 दिन मुझे सामान को मंगवाने में लग जाएंगे। तो 15 दिन पहले ही वो ऑर्डर दे देता है कि जब तक ये सामान ख़त्म होगा तब तक नया सामान आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा मंगवाने की कोई आवश्यकता उसको नहीं होती। अगला है कि विक्रेता या सेलर्स, दुकानदारों को क्या लाभ होते हैं। पहला पॉइंट इसमें मित वे इकोनॉमिकल, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया दुकान तक रखने की आवश्यकता नहीं होती। ना ज़मीन खरीदने, ना बिल्डिंग बनाने, ना अलमारियाँ लगाने, ना फिटिंग करने, दुकान का किराया कुछ नहीं है। कर्मचारी एम्प्लॉयज़ नौकरी पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करने की, सामान भी खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं। तो काफ़ी सजावट का खर्चा बच जाता है, तो ये सस्ता पड़ता है। अधिक पूंजी की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। नो नीड टू मोर कैपिटल, अभी हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड है कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं। जब दुकान ही नहीं तो कर्मचारी कहाँ पर होंगे। सो नो नीड टू कीप द एम्प्लॉयज़। रुपये डूबने का यहाँ पर भय नहीं होता। अभी हमने जो प्रक्रिया पढ़ी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम ऑर्डर देते हैं और पहले पैसा मंगवा लेते हैं हम लोग। व्यापारी जिससे हम सामान मंगवा रहे हैं उसने बोला अभी पैसा भेज दो, हमने पैसा भेज दिया। जब पैसा हमने पहले भेज दिया तो रुपया तो उसका डूबेगा नहीं, सामान आ जाएगा। या फिर अगर पहले पैसा नहीं भेजा तो हमने वीपीपी का सिस्टम अभी पढ़ा कि भाई हमने बोला कि आप भेज दो, हम पैसे दे देंगे। तो सामान जो है डाकिया लेके हमारे पास आएगा और वो हमको पार्सल देगा ही तभी जब, या सामान का डब्बा तभी देगा जब हम उसको पैसे दे देंगे। कहने का मतलब है पहले हम पैसे देंगे फिर हमारे को सामान का पार्सल दिया जाएगा। तो इससे विक्रेता जो है इस बात का निश्चिंत होता है कि उसे पैसे मिल ही जाएंगे। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो उसका सामान उसको वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि रुपए डूबने का डर नहीं होता यहाँ पर कि हम सामान ले लेंगे और पैसा नहीं देंगे। पाँचों पॉइंट है मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड ऑफ मिडलमैन, दुकानदारों की कोई आवश्यकता नहीं। स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दुकानदारों का, ठीक है। दुकान हमारी है, स्टॉक नहीं रखा, ऑर्डर आया तब सामान इकट्ठा करके ले आए। अगला पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र, वाइड एरिया। विस्तृत क्षेत्र का मतलब हमने विज्ञापन जब किया पूरे देश में विज्ञापन हो गया। अब पूरे देश में से कहीं से भी कोई भी ग्राहक विज्ञापन देखकर हमारे को ऑर्डर दे सकता है। तो पहले तो हमारी दुकान थी तो आसपास के ही ग्राहक आते थे। अब डाक द्वारा व्यापार की जब बात शुरू हुई तो फिर पूरे देश में से ऑर्डर आने लगे, तो हमारे व्यापार का क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रभावपूर्ण विज्ञापन, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट यहाँ पर होता है। विक्रेता प्रभावपूर्ण विज्ञापन करके अपनी बिक्री को जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा कि इसकी हानियाँ या कमियाँ भी कुछ हैं क्या और डाक द्वारा व्यापार के, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि अधिक खर्चीली पद्धति, कॉस्टली प्रोसेस, बहुत महंगी ये पद्धति पड़ती है। कई बार पत्र व्यवहार हमारे को करना होता है। जो उसके बाद में पार्सल जो आता है उस पर भी डाक का खर्चा पड़ता है। उसके बाद में हमने जो पैसे भिजवाने हैं सामान के उस पर भी मनी ऑर्डर के पैसे डाक विभाग द्वारा लिए जाते हैं। इसकी जगह अगर हम सीधा ही दुकान पे जाके सामान लें तो ये सारा खर्चा हमारा बच जाएगा। सेकंड पॉइंट है चुनाव का अभाव, और कमी है नो फैसिलिटी ऑफ सिलेक्शन। देखिए हम दुकान पे जाते हैं तो अपनी पसंद की वस्तु देखते हैं, ये वाली वस्तु अच्छी है, ये वस्तु अच्छी नहीं है, इसका कलर ये अच्छा है, ये नहीं है, इस वस्तु में क्रैक है, इसको आप बदल दो, ठीक है। तो हम ऐसे देख सकते हैं। परंतु डाक के द्वारा तो क्या होता है कि जो सामान भिजवा दिया पार्सल पैक करके उसने, वो हमारे को लेना ही पड़ता है। तो चॉइस यहाँ नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है ग्राहक व विक्रेता का अप्रत्यक्ष संबंध, इनडायरेक्ट रिलेशन ऑफ द सेलर एंड बायर। हमने पहले लाभों में ये तो पढ़ा कि उनका सीधा संबंध होता है, एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते हैं। पत्र व्यवहार तो करते हैं परंतु आपस में कभी मिलते नहीं वो लोग। व्यापार तो होता रहता है परंतु आपस में उनका मिलना हो नहीं पाता है। फोर्थ पॉइंट है साख सुविधा का अभाव, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। यहाँ पर उधार की सुविधा नहीं होती है। एडवांस में पैसा भेजना है या जब पार्सल पहुँचेगा तब पैसा भेजना होगा। अगर आप उधार सामान खरीदना चाहते हैं तो नई सुविधा हो पाएगी। अगला है अनावश्यक देरी, अननेसेसरी डिले। अभी हमने कहा जिस दिन हमने ऑर्डर दिया उसके 15-20 दिन या महीना भर भी कई बार जो लग जाता है सामान को आने में, तो देरी बहुत ज़्यादा लग जाती है। इसकी जगह सीधा दुकान पे जाएं, सामान खरीदें, तुरंत मिल जाएगा। अगला दिया गया धन का वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी हमने कहा पोस्टेज का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, मनी ऑर्डर का खर्चा,
बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैकिंग, ये सभी खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। 7th पॉइंट है अनिश्चित भविष्य, अनसर्टन फ्यूचर। इस व्यापार का भविष्य जो है निश्चित नहीं होता है। मान लो हमने एक बारी सामान मंगवाया और वो सामान टूटा फूटा निकला, या फिर डुप्लीकेट सामान निकला, या फिर सामान निकला ही नहीं, अंदर से खाली डब्बा कुछ और डाल के हमको भेज दिया। तो एक बारी हमारे को अगर किसी दुकानदार ने ठग लिया, भविष्य में फिर हम कभी भी डाक द्वारा सामान नहीं मंगवाते। तो कहने का मतलब, यदि ग्राहकों का विश्वास एक बार इस डाक द्वारा व्यापार से उठ जाता है तो उसके बाद आप जितना मर्जी विज्ञापन करते रहें, आपका डाक द्वारा व्यापार का बिजनेस नहीं चल पाएगा। अगला है मार्ग में क्षति। रास्ते में जब सामान आ रहा है तो कई बार सामान बीच में टूट जाता है, कई बार पैकिंग फट जाती है, कई बार लोग बीच में से डब्बे में से सामान निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो नुकसान होने की संभावना होती है। अगला पॉइंट दिया गया अनपढ़ लोगों के लिए व्यर्थ या अनसूटेबल फॉर द इलिटरेट पीपल। जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, पत्र व्यवहार नहीं कर पाते, इसलिए उन लोगों को ये मेथड जो है वो सूट नहीं करता। अगला पॉइंट है अनावश्यक पत्र व्यवहार। बिना मतलब कि बहुत सारे पत्र व्यवहार करने पड़ते हैं, कई चीज़ें पूछनी है, सब डाक के द्वारा पूछनी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा और समय भी बर्बाद होता है। छल कपट या फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है आजकल। अगला पॉइंट हमारा कि वस्तु कुछ मंगवाई जाती है, भेजी कुछ और जाती है, डुप्लीकेट सामान आ जाता है, तो ये काफ़ी परेशानी होती है ग्राहक को उसके बाद में। अगला टॉपिक हमारे को दिया गया विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकान या मल्टीपल शॉप्स में क्या अंतर है। दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब जल्दी से डिफरेंस हम देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया वस्तुओं की प्रकृति, नेचर ऑफ द गुड्स। विभागीय भंडार जो होते हैं इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की जाती है। हमने पढ़ा था सुई से लेकर जहाज़ तक की वस्तुएं यहाँ बेचने की बात की जाती है। तो सेल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। और जब हम बहुसंख्यक दुकानों की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर एक या दो प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं। सो ओनली 1 और 2 टाइप्स ऑफ गुड्स आर डेल्ट हेयर। सेकंड पॉइंट है लोकेशन या स्थिति की बात हम करें तो बहुसंख्यक दुकानें, विभागीय भंडार की बात करते हैं तो ये शहर के बिल्कुल बीच में बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। इन द सेंटर ऑफ द सिटी एंड ह्यूज बिल्डिंग इज़ देयर। जब हम मल्टीपल शॉप्स की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो शहरों के बस्तियों में होती हैं, ग्राहकों के घर के समीप खोली जाती हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है साख सुविधाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज़। जो डिपार्टमेंटल स्टोर या विभागीय भंडार होते हैं इसमें सामान नकद और उधार दोनों तरीके से बेचा जा सकता है, जबकि जो मल्टीपल शॉप्स या बहुसंख्यक दुकानें होती हैं इनमें हमेशा नकद ही सामान बेचा जाता है, उधार नहीं बेचा जाता। फोर्थ पॉइंट है स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं तो जो विभागीय भंडार होते हैं फुटकर व्यापार के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। भाई एक दुकानदार है जो बहुत ज़्यादा सामान खरीद के ले आया, वो थोड़ा थोड़ा करके सामान जो है ग्राहकों को अपना को बेच रहा है, ठीक है। ये फुटकर व्यापारी है पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं मल्टीपल शॉप्स की, बहुसंख्यक दुकानों की, तो ये निर्माताओं द्वारा स्थापित की जाती हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। अगला है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो ये जो विभागीय भंडार की बात हम करें, डिपार्टमेंटल स्टोर की, ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कंपनी के आधार पर किया जाता है। कंपनी के बारे में हम एक और चैप्टर करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर हमारे सिलेबस में है, तो उस प्रकार से इनको स्थापित किया जाता है। जबकि मल्टीपल शॉप्स की बात करें तो ये शाखा प्रणाली पर आधारित होते हैं कि एक हेड ऑफिस होगा, एक बड़ा ऑफिस होगा और बाकी छोटी छोटी दुकानें होंगी जिनको हम सभी को शाखाएं या फिर ब्रांचेस बोलते हैं। अगला पॉइंट हमारा सजावट या फिर डेकोरेशन। तो यहाँ पर जब विभागीय भंडार की बात हम करते हैं तो उसको अंदर बाहर खूब सजा कर रखा जाता है, ग्राहकों की सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। डेकोरेशन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स फैसिलिटी। जबकि बात हम करते हैं मल्टीपल शॉप्स की तो सभी दुकानों की सजावट एक जैसी होती है, ग्राहकों की सुविधा का ध्यान यहाँ पर कोई खास नहीं रखा जाता। डेकोरेशन ऑफ ऑल ऑफ शॉप्स आर इन ए सेम पैटर्न एंड डोंट टेक केयर ऑफ कस्टमर्स। 7th पॉइंट हमारा है पूंजी या फिर कैपिटल की बात हम करें तो जो ये विभागीय भंडार होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, नीड टू मच कैपिटल, क्योंकि शहर के बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमने बनानी है, उसमें बहुत सारे कमरे भी होने चाहिए, हर कमरे में एक एक सेल्समैन हमको बिठाना होगा, हर प्रकार का सामान यहाँ पर हमें रखना होगा, हर वैरायटी का सामान हमारे को रखना होगा, तो बहुत ज़्यादा कैपिटल हमको चाहिए। जबकि मल्टीपल शॉप्स के बारे में पढ़ा, इसमें कोई ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं होती, कारण कि हमने अलग अलग शहरों में दुकानें खोली अवश्य होती हैं, परंतु ये दुकानें हम अपनी बनाते नहीं, हम किराए पर दुकानें लेते हैं, ठीक है। तो हमने किराए पे दुकान ली, हर महीने थोड़ा थोड़ा किराया दिया और बात खत्म, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं आता। अगला पॉइंट हमारा है 8वां, लाभ का क्षेत्र या स्कोप ऑफ द प्रॉफिट। देखें इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। विभागीय भंडार जो होता है इसका लाभ का क्षेत्र सीमित होता है, मतलब हमारी सारी की सारी दुकानें एक ही जगह पे स्थित हैं, अगर किसी कारण से उस जगह पे बिक्री नहीं हुई तो फिर हमारे को लाभ नहीं होगा,
ठीक है। तो उसी जगह पर सारी दुकानें एक ही जगह पर केंद्रित, ऐसी लाभ ना होने पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जबकि बहुसंख्यक दुकानों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लाभ ज़्यादा होता है। कारण ये होता है कि दुकानें हमारी पूरे देश में फैली हुई होती हैं। एक जगह लाभ नहीं होगा तो कम से कम दूसरी जगह होगा। जहाँ पर लाभ बिल्कुल नहीं हो रहा उस दुकान को बंद करो, दूसरी जगह जहाँ ज़्यादा लाभ हो रहा है वहाँ सामान भिजवा दो। अगला पॉइंट है 9th पॉइंट हमारा विभाजन या डिवीज़न। तो हम लोगों ने कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और जिसमें बहुत ज़्यादा कमरे होते हैं, 100-200 कमरे हो सकते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें होती हैं। तो एक बड़ी बिल्डिंग को छोटे छोटे विभागों में विभाजित कर दिया, भागों में विभाजित कर दिया। सो वन बिल्डिंग इज़ डिवाइडेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। मतलब बहुसंख्यक दुकानों में ऐसा नहीं होता, कोई सब डिवीज़न नहीं होता, कोई उपविभाग नहीं होता, एक ही दुकान होती है। अगले पॉइंट पर आते हैं जो है हमारा फाइनल अकाउंट्स या अंतिम खाते। तो फाइनल अकाउंट्स में दिया गया कि एक विभाग हमारा जो होता है, एक डिपार्टमेंट जो होता है, उसके अपने अपने अकाउंट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। हर दुकान अपना हिसाब किताब रखती है, कितने का सामान लाए थे, इतने का बिक गया। तो सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी शॉप। जबकि मल्टीपल शॉप्स हमारी जो होती हैं, बहुसंख्यक दुकानें, सबका एक ही मालिक होता है। तो पूरे देश में जितनी भी दुकानें हैं सबका हिसाब किताब या अकाउंट्स जो होते हैं एक जगह पे इकट्ठे ही मेंटेन किए जाते हैं हेड ऑफिस में। ठीक है। अगले पॉइंट्स पर आते हैं डिफरेंस के। कुछ एक पॉइंट और हैं उनको भी साथ में कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे को दिया गया विज्ञापन। विज्ञापन है बहुसंख्यक सबसे पहले विभागीय भंडार की हम बात करते हैं। केवल यहाँ पर एक शहर के बीच में है तो शहर के आसपास के इलाके के ग्राहक आएंगे, तो केवल स्थानीय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हम विज्ञापन करते हैं। दे मेक एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट द लोकल कस्टमर्स ओनली। जब हम बहुसंख्यक दुकानों या मल्टीपल शॉप्स की बात करते हैं, ये दुकानें पूरे देश में हमारी फैली हुई होती हैं, तो इसके कारण दे मेक एडवर्टीजमेंट फॉर अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स थ्रू आउट द इंडिया, उसके थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्ट। विभागीय भंडार में हमने कहा कि यहाँ पर वस्तुओं के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, खर्चा भी ज़्यादा आता है, तो केवल अमीर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा ये कर पाती हैं। दे फुलफिल द नीड ऑफ रिच पीपल ओनली। जबकि हम बात कर रहे हैं मल्टीपल शॉप्स की, तो ये आम जनता जो होती है इसके द्वारा लाभ उठा पाती है। जनरल पब्लिक गेट्स द एडवांटेजेस ऑफ दी शॉप्स, क्योंकि आम जनता के लिए हम कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं देते हैं। 13 पॉइंट हमारा है वस्तुओं का मूल्य या प्राइसेस ऑफ द गुड्स। यहाँ पर वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है विभागीय भंडार में। देयर गुड्स आर प्रोवाइडेड द हायर रेट्स, क्योंकि सुविधाएं दे रहे हैं तो वो पैसा भी हम उन्हीं से वसूल करेंगे। मल्टीपल शॉप्स या बहुसंख्यक दुकानों की बात करें तो यहाँ पर मूल्य कुछ कम होता है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं और कम रेट पर मिलती हैं यहाँ पर, क्योंकि सीधा फैक्ट्री से ये वस्तुएं आ रही होती हैं। देयर रेट्स आर कंपेरेटिवली लेस। अगला है जोखिम या फिर रिस्क की हम बात करें तो यहाँ पर जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, जोखिम सारे एक ही स्थान तक सीमित होता है। ऑल शॉप्स आर एट वन प्लेस सो द सक्सेस डिपेंड्स ऑन दैट प्लेस ओनली। मल्टीपल शॉप्स या बहुसंख्यक दुकानों की बात करें तो विभिन्न स्थानों पर दुकानें बिक्री होने के कारण जोखिम कम हो जाता है। लेस रिस्क बिकॉज द शॉप्स आर स्कैटर्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस। और 15 पॉइंट हमारा है सुविधाएं या फिर फैसिलिटीज़। सुविधाएं क्या दी जाती हैं डिपार्टमेंट स्टोर में, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जैसे बैंक यहाँ पर हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पार्किंग, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी वगैरह हो सकती है। और कई बार क्रेडिट परचेज या उधार की सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है, जबकि मल्टीपल शॉप्स में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती।